बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, ऑपोजिशन बदस्तूर हुकूमत को टेक ऑन किए हुए है। परसों का जो जलसा है उस हवाले से अपडेट ये है कि बलूचिस्तान हुकूमत ऑपोजिशन से ये कह रही है कि वो अपना ये जलसा किसी तरीके से मौखर कर दें, इसको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि नेक्टा की तरफ से एक ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी का ख़तरा है। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि 21 अक्टूबर को बलूचिस्तान में कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ी जो दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी थी उसको नाकाम बनाया गया है। कोई सुसाइड बॉम्बर या बॉम्ब अटैक के हवाले से उन्होंने इसमें बात की है। तो अब इस पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल क्या होता है, क्या वाकई वो अपना जलसा इस थ्रेट को सामने रखते हुए मौखर करते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। और दूसरी जानिब जो अपोजिशन का ये दावा है कि हुकूमत जल्द ही घर चली जाएगी, दूसरी जानिब अगर आप हुकूमत के नुमाइंदों की बात सुने तो वो कहते हैं कि जल्द ही ये तमाम लोग जेलों में मौजूद होंगे। वो शॉर्ट ज़रा सुना दीजिए जिसमें मरियम बीबी ने दोबारा से बात की है इस हुकूमत के जाने की, और जवाब में शिबली फराज साहब ने क्या कहा वो भी सुनाइए। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। इमरान खान तो हुकूमत में है ही नहीं, उसको तो एक डमी बना के कुर्सी पे बिठाया हुआ है। आप देखिए वो डमी भी गायब है 3 दिन से। इंसान अपने ओहदे की कोई लाज रख लेता है। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जिस तरह हुकूमत बनी गाला में छुप के बैठी है, जिस तरह इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये शायद जनवरी से बहुत पहले चलती बने। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे किसी एक जेल में। ये कहते हैं कि जनवरी में हुकूमत जा रही है, लेकिन हैं बड़े होशियार। साल नहीं बताया, कौन सा साल आया। ये 2021 की बात कर रही हैं, 2028 की बात कर रही हैं। तो मरियम बीबी का ये मानना है कि जनवरी से पहले ही हुकूमत चली जाएगी और अपोजिशन जो है ये तमाम लोग जेलों में होंगे, ये हुकूमत का दावा है। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में ये बात की है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अगर उन्हें खुद लंदन जाना पड़ा तो वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बोरिस जॉनसन से मुझे बात करनी पड़ी इस ज़िमन में तो वो मैं करूँगा, उसके लिए भी तैयार हूँ। थोड़ी देर पहले ताज़ा तरीन पाकिस्तान के लिए अपडेट ये है कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। हालांकि ये कहा गया कि 27 जो नुकात थे, जो शराइत थी FATF की, उसमें से 21 पाकिस्तान ने पूरी की हैं, वो शराइत मुकम्मल हो गई हैं। लेकिन फरवरी 2021 तक का टाइम पाकिस्तान को दोबारा दिया गया है। जो बाकी 6 शराइत हैं उन पर अमल दरामद के लिए अब इसके भी 2 पहलू हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है क्योंकि भारत की बड़ी कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, हम वो नहीं हुआ, उससे हम बच गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी तवक्को थी कि अगर 21 नुकात 27 में से पूरे कर लिए गए हैं तो इतना कंसेशन तो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाता। इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक अहम फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बैंक का, उस हवाले से ज़रा आपको बता दें, जो कि सदारती रेफरेंस था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। उस हवाले से शॉर्ट ऑर्डर हमने देखा कि जून में आ चुका, जिसमें इसको कलअदम करार दिया गया। आज उसी की रीज़निंग जो है वो एक तफसीली फ़ैसले में 224 सफ़हात पर मुश्तमिल ये डिटेल फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताई गई है। एक तो इसमें ये कहा गया है कि ये गैर आइनी, गैर कानूनी था। प्रेसिडेंट साहब के पास, सदर पाकिस्तान के पास जो आइन के तहत एक डिस्क्रेशन है उनकी, उन्होंने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के हवाले से लिखी हैं, उस पर भी आगे जाके तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा लॉ मिनिस्टर जो कि फ़रोग़ नसीम हैं और ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट के हेड जो कि बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट पे भी काफ़ी सवालात उठा दिए हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि मल्टीपल जो लीगल डिफेक्ट्स हैं इस रेफरेंस के अंदर वो भी थे। शॉर्ट ऑर्डर में अगर आपको याद हो, हमने उसमें प्रोग्राम पे भी बात की थी कि एक इंडिपेंडेंट रास्ता जो है इन्वेस्टिगेशन का उसमें बताया गया, जिससे मुख्तसर वक्त दिया गया कि FBR के चेयरमैन को ये रिपोर्ट सबमिट करानी है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास। इन तमाम चीज़ों पे और ख़ुसूसी तौर पे तफसीली फ़ैसला आ जाने के बाद अब क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास और इससे क्या मुराद जो है वो ली जाए, वो जानने के लिए हमारे साथ इरफान कादिर साहब इस वक्त मौजूद
मौजूद हैं फॉर्मर अटॉर्नी जनरल। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये एक तफसीली फ़ैसला आ गया, पूरी रीज़निंग जो कि शॉर्ट ऑर्डर की थी वो भी हमारे सामने आ गई। प्रेसिडेंट का जो किरदार है उस पे जो सवालात उठाए गए हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि प्रेसिडेंट साहब के पास या उनके लिए क्या रास्ता है? प्रेसिडेंट साहब के पास सबसे पहला रास्ता ये है जी कि वो आईने पाकिस्तान को सामने रख लें जी, और उस आइन के जो डायरेक्ट रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उनको सामने रख के देखें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन प्रोविजन से मुताबिकत रखता है कि नहीं रखता। और अगर वो मुताबिकत नहीं रखता तो फिर आइन में बहुत सारे रास्ते हैं जो कि सदर पाकिस्तान के पास हैं। जहां तक इस फैसले का ताल्लुक है तो सदर पाकिस्तान अगर ये ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि एक जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है तो और वो मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर करते हैं, तो वो रेफर नहीं करेंगे बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऑर्डर करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पाबंद होगी उस डायरेक्शन की और उस पर वो प्रोसीड करेगी। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीडिंग्स शुरू कर देती है तो वो प्रोसीडिंग्स जो हैं आर्टिकल 211 में लिखा हुआ है किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते, वो खा 20 जजेस का बेंच हो खा 200 जजेस का बेंच हो, वो चैलेंज नहीं हो सकते। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इनको अगर सामने रखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है और इसमें जो अब तरीकाकार बताया गया है कि दोबारा ये फाइज साहब का मामला जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कैसे जाएगा वो पाकिस्तान के आइन में नहीं दिया गया। तो आइन की ऐसी तशरीह की गई है जिससे कि आइन के प्रोविजंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं। आप आइन की तशरीह इस तरह नहीं कर सकते कि आइन के प्रोविजन इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, बल्कि इस तरह से कर सकते हैं कि आइन के प्रोविजन हम आहंग हो, हारमोनियसली कंस्ट्रू हो, लेकिन अगर डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो इस तरह का फैसला जो है हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो वैसे ही इस फैसले को रद्द कर दें। और मैंने कई दफा एज अटॉर्नी जनरल इस तरह के फैसलों को जो आइन के मुताबिक नहीं थे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे फंक्शन करते हैं और इन्होंने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं हो रही, और अगर वायलेशन हो रही हो तो उसके बारे में उनको जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं। ठीक है इरफान कादिर साहब, ये जो प्रेसिडेंट साहब के हवाले से कि ऑब्वियसली उनको आइन ने उनके पास आइन के तहत जो डिस्क्रिशन है उसको एक्सरसाइज नहीं किया। अब उसमें मजीद डिटेल कि जी प्रेसिडेंट डिड नॉट फॉर्म अ कंसिडर्ड ओपिनियन अंडर आर्टिकल 2095, फिर देयर वाज नो वैलिड ऑथराइजेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट रिसीव्ड इनएडमिसिबल एडवाइस from the Attorney General and Law Minister, the chief architects of the reference. President did not get considered fair and objective advice from a third party on the questions of law noted in the reference. President failed to notice the various legal and procedural defects in the reference. तो ये जो inadmissible advice जिसका जिक्र किया गया है, जो प्रेसिडेंट को बताई गई, जो गलत एडवाइस उनको किया गया, उस हवाले से क्या इक़दामात अब उठाए जा सकते हैं? ये जो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग है ये क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 209 से मुतसादम है, उसके बिल्कुल खिलाफ है और इसलिए ये रीजनिंग जो इन्होंने दी है ये गैर आईनी है, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है किसी भी सोर्स से अगर उनको कोई इतला मिलती है तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन दे सकते हैं। उसमें इस तरह की तफरीक और ये जो इन्होंने जो कदगन लगाने की कोशिश की है आर्टिकल क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 209 में, सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का कदगन लगा सके। अच्छा, वो नहीं लगा सकते। और इसमें ठीक है, अब इसी फैसले की रोशनी में जो लॉ मिनिस्टर पर या ARU के हेड पर बैरिस्टर शहजाद अकबर पर जो सवालात उठाए गए हैं उनके लिए क्या रास्ता है? शॉर्ट ऑर्डर में भी अगर आपको याद हो तो इसी हवाले से बात की गई थी। एक तरफ तो बाद में आते हैं कि अब प्रोसीजर क्या है इस मामले का, लेकिन इन दोनों शख्सियात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या इसकी रोशनी में कोई कार्रवाई हो सकती है या कुछ और? देखिए, लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद चूंकि लॉ मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, उनका फर्ज है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि इस फैसले में ये चीजें जो है गलत है। मसलन लॉ मिनिस्टर का कॉन्डक्ट और किसी जो बंदा जो इन्फॉर्मेशन देता है सदर पाकिस्तान को, उसका कॉन्डक्ट जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस ही नहीं हो सकता विद रिगार्ड टू प्रोसीडिंग्स इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस वक्त जो कम्प्लेक्शन था उन्होंने एक ऑर्डर कर दिया था, और वो ऑर्डर उसमें भी तो यही लिखा हुआ था कि मामला जो है वो फाइनली उन्होंने FPR से ही पूछना था ना ये सारी चीजें। तो वो 4 माह सुप्रीम कोर्ट ने वो भी सारे जाया कर दिए।
4 माह भी लगा दिए और फिर वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और फिर सदर को भी कह दिया कि ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है। तो ये सारी चीज जो है, ये एक लॉ मिनिस्टर जो है उन पे तो फर्ज है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और हुकूमत को भी कहें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, और इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो एडवाइस कर सकते हैं कि जी इनको इग्नोर किया जाए। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने कई दफा सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम ये इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करेंगे कि आपका ये जो ऑर्डर है आइन की शिक से या कानून की शिक से ये आपस में टकराता है, हम नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त खामोश रहना पड़ा और उन्होंने मेरी बात मानी। तो मैं तो खैर अपनी बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त अगर एक ऑर्डर आया है तो लॉ मिनिस्टर साहब पे लाजिम है वो इस ऑर्डर की लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखें और गवर्नमेंट को एडवाइस करें। गवर्नमेंट को एडवाइस करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमसे बात थे। और इसी फैसले के अंदर ऑब्वियसली जो शॉर्ट ऑर्डर में जिस तरीके से जिक्र किया गया था कि तमाम जो तहकीकात हैं उसके लिए एक इंडिपेंडेंटली प्रोसेस जो है वो इख्तियार किया जाएगा, जो FBI के थ्रू था वो अपनी जगह पर मौजूद है। मैं दीगर मेहमानों का भी तारुफ करवा दूँ। आज के प्रोग्राम में इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ किरमानी साहब, आपकी तरफ ब्रेक से वापस आकर हम बात करते हैं आपसे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, आपसे भी यही सवाल सर, जो वज़ीर आज़म साहब की स्टेटमेंट अभी आई है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। बात यह है कि जहाँ तक कादिर साहब की बात है वो कादिर साहब की बात ठीक थी। वो माहिर हैं एक मामले में और उनसे लेनी चाहिए थी राय। देखिए, जहाँ तक आइए लेट्स गो बैक टू दी इमरान खान। ठीक है, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं लाऊंगा, पकड़ के लाऊंगा, खींच के लाऊंगा, गिरफ्तार करूंगा, डालूंगा। और शिबली फराज साहब ने कहा है 20 लोग जेलों में होंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शिबली फराज साहब का ख्याल है कि क्या असेंबली की तादाद 20, 22, 24 लोगों पे मुश्तमिल है? और क्या एक पॉलिटिकल पार्टी के 20, 22, 24 लोग अगर जेल में चले जाएं तो वो पार्टी खत्म हो जाएगी? ऐसा होता नहीं है। शिबली फराज साहब को कोई तजर्बा नहीं है सियासी मामले का और सियासी अमूर का। और ये जो धमकी अमेज रवैया अख्तियार किया जा रहा है, पहले उन्होंने कहा, उस दिन गुस्से में कहा कि मैं हुक्म देता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जल्द से जल्द फैसले करे। हालांकि इससे पहले ये प्रोसेस चल रहा था कि 120 दिन के अंदर फैसले करने का। एक बात सादिया याद रखिएगा, अगर अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के पैसों की फैसले करने हुए और ये 90 डेज के अंदर हुए तो ये एक समरी ट्रायल होगा। जिस समरी ट्रायल को कोई भी नहीं मानेगा, नतीजा होगा कि इस किस्म के समरी ट्रायल जो होंगे वो फिर अदालतों में जाएंगे और ये एक लंबा प्रोसेस फिर हो जाएगा। आसिफ किरमानी साहब, आप लोग कह रहे हैं कि जी जनवरी से पहले ये हुकूमत घर चली जाएगी। मरियम बीबी ने आज दोबारा ये बात की है, जबकि आज ही थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में कहा है कि वो नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाएंगे। और शिबली फराज ने आप लोगों के जेलों में जाने की तारीख जो है वो अगले साल जनवरी की दे दी है। 15 जनवरी को तो ये हुकूमत में रहना ही नहीं है, तो ये कब जाएंगे कब लाएंगे, नंबर एक बात। दूसरा, मैं तायद करता हूँ मरियम नवाज शरीफ की बात की भी कि इस हुकूमत का तो अब चल चलाव है, किसी वक्त भी आपको ये पता लग जाएगा। क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से इस हुकूमत में इंतकाम की आग में अंधी होकर, जिस तरह सिर्फ एक इनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि किसी तरह अपोजिशन के खिलाफ नाजायज झूठे इल्जामात और मुकदमे कायम किए जाएं, उसमें ये जरूर मुकदमे बनाने में कामयाब हुए। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ झूठे इल्जामात, शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात और PMLN की दीगर लीडरशिप के खिलाफ। लेकिन जो असल मसला था, जो मंशूर में वादा करके आए थे इमरान खान साहब, 1 करोड़ दूंगा जी मैं नौकरियां, 750 रेडियो पाकिस्तान के और कुछ टीवी के मुलाजमिन को कल ही बेरोजगार कर दिया गया और लोगों से उनके घर छीन ली गई। बात दावे करते थे 50 लाख घर की। गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब हाईकोर्ट की इजाजत से गए, अदलिया की इजाजत से गए हैं और उसमें अंडरटेकिंग में ये लिखा हुआ है कि अपना इलाज मुकम्मल कराने के बाद
डॉक्टरों की इजाजत जब होगी तो वो पाक वतन ठीक तशरीफ है। ले आएंगे और इंशाल्लाह मियां साहब वापस आ लेकिन जाएंगे। किरमानी साहब, अब तो अदालत उनको वापस आने का कह रही है, अब तो उनके लिए इश्तिहार अखबारों में लगाए जा रहे हैं, तो अब तो उनको आ जाना चाहिए। आप तो कहते हैं कि जी आइन और कानून की पासदारी करेंगे, अदालतों का एहतराम करेंगे। बिल्कुल हम अदालतों का एहतराम करते हैं और अदलिया ने ही उनको और इस हुकूमत ने जाने की इजाजत दी थी, क्योंकि बीच में कोरोना का टाइम आ गया और एक कोमॉर्बिडिटीज थी और मियां साहब को वहाँ डॉक्टरों ने, और ये डॉक्टर्स की सवाबदीद पे होता है कि उसने पेशेंट का इलाज या ऑपरेशन कब करना है। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ, और पार्टी का भी ये फैसला है, पार्टी का भी ये फैसला था, नवाज शरीफ साहब को कन्वे किया गया कि आप अपना मुकम्मल इलाज करवा के, सर्जरीज करवा के फिर तशरीफ लाएं, घबराने की कोई बात नहीं। इमरान खान साहब को ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने जाना ही है लंदन किसी को लेने, तो फिर जहांगीर तरीन साहब को लेके आए, जिनके खिलाफ अब फैसला भी मुसाफिर कमीशन ने दे दिया है कि उन्होंने चीनी चोरी करके अरबों रुपए का डाका जो है इस कौम की जेब पर डाला है, उसको लेके आए। नवाज शरीफ साहब तो इलाज करा के वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को ये जहमत नहीं करनी पड़ेगी कि वो लंदन जाएं और बोरिस जॉनसन से ख़ुद बात करें और उनकी वापसी के कोई जो है वो स्टेप्स वहाँ पे लिए जाएं। ये ज़रा मैं इफ्तिखार साहब की तरफ जाने से पहले एक मुख्तसरन मुझे एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये जो मैंने जिक्र किया कि नेक्टा की तरफ से ये एक थ्रेट अलर्ट सामने आया है पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी के हवाले से, और अब बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है अपोजिशन के इत्तेहाद से कि कोयटा जलसा मनसूख कर दिया जाए। तो इस हवाले से आपकी जमात में क्या राय है, क्या इस जानिब सोचा जा रहा है? इसमें मैं आपको अर्ज करूं कि अभी 2 रोज कबल वफाकी वजीर दाखिला ने भी एक कहा जी कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए के बाद उनकी जमात की सिक्योरिटी को थ्रेट्स है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो उन्होंने इतला दी है या उन्होंने धमकी दी है, नंबर 1। और उसके 2 दिन के बाद ही नेक्टा जो है वो दहशतगर्दी का अलर्ट जारी कर देता है, और वो दहशतगर्दी जिसको नवाज शरीफ अपने दौर में खत्म करके गया था यहाँ से। मेरी गुजारिश ये है कि अवाम के, चाहे वो आम शहरी हो चाहे वो कोई लीडर हो, 22 करोड़ अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना ये किसी भी हुकूमत की और रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत इस किस्म के अलर्ट जारी करके चाह रही है, चूँकि वो PDM के जलसों से खौफजदा है, उसकी टांगें कांप रही हैं, उसका जाना ठहर गया है। चलिए, आप कह रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर ने ये बात की और उसके बाद ये 2 दिन के बाद नेक्टा की तरफ से ये लेटर जो है वो इशू कर दिया जाता है, तो हुकूमत की बौखलाहट है। इफ्तिखार साहब, आप भी यही समझते हैं या फिर आप? जी फरमाइए, जुमला मेहरबानी। जी देखिए, इन्होंने 126 दिन इस्लामाबाद में धरना दिया। हमने ना सिर्फ धरना बर्दाश्त किया बल्कि हमने इनको सारी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। इनका काम है कि अगर कोई सिक्योरिटी अलर्ट है भी, अगर ये कोई फेक नहीं है, तो ये हुकूमत का काम है, हुकूमत वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान का, कि तमाम लीडरान को प्रॉपर सिक्योरिटी दें और इंश्योर करें इस बात को कि पंडाल और जलसा का जौन सी है वो किसी भी शरपसंदी से या दहशतगर्दी के एक्ट से महफूज रहे। ये इनकी जिम्मेदारी। ठीक है, हुकूमत का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इफ्तिखार साहब, ये आपको लगता है कि बौखलाहट के बायस लेटर इशू हुआ है जैसे किरमानी साहब कह रहे हैं, या फिर इस थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए इस वक्त अपोजिशन को और अपनी जलसे की तारीख आगे पीछे कर दें कुछ? क्या अगर ये थ्रेट की वो बात मान लें तो फिर इनका कोयटा का जलसा भी गया, फिर पेशावर का भी गया, और जब वो गुजरांवाला वाला में जलसा करने आएंगे तो फिर ऐसा ही थ्रेट की बात करेंगे तो PDM की तो तहरीक खत्म होगी ना। फिर ये मैं किरमानी की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये रियासत की जिम्मेदारी है। देखिए, कोयटे में जहाँ भी जलसा होना है वहाँ पे 10, 20, 30, 50 जो है एंट्री पॉइंट बना दी जाए और बाकायदा उसके लोगों को जो एंटर हो उनको प्रॉपर चेक करके किया जाए। मुश्किल नहीं है रियासत के लिए 50-60 एंट्री पॉइंट बनाना, जहाँ पे वो जो गेट लगे होते हैं और वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी होना, वहाँ पे उन लोगों की मौजूदगी होना, वो जो चेक करके भेजे, मुश्किल काम नहीं है। और जो जलसा करने वाले हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जो चाहने वाले हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो उनके कारकुन हैं, वो बहुत वक्त से पहले आए
ताकि आराम से वो गेटों के जरिए अपने आप को चेक करा के वो जहाँ भी बैठने वहाँ पे चले जाएं। एक दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बीच में रह रही है सारी बहस के दौरान, देखें मैं समझता हूँ कि जो क्राइसिस है ये गहरा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इस क्राइसिस के गहरे होने से नुकसान सबका होगा, जीत किसी की भी नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। हम जैसे बूढ़े लोगों ने इस चीज़ों को, मैं 1968 से 1968 से ये मामला देखता है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि डायलॉग के बगैर बात नहीं बनती। और चूंकि इमरान खान डायलॉग नहीं करना चाहते, जिस तरह आज के भी इंटरव्यू से नजर आ रहा है, वो कहते हैं मैं उनको हर कीमत पे लेके आऊंगा। तो फिर डायलॉग करना था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका मैं मुतालबा कर चुका हूँ आप ही के प्रोग्राम में। ऑपोजिशन भी तो इफ्तिखार साहब नहीं लगता कि वो डायलॉग करना चाहती है, क्योंकि मरियम बीबी का चलें बयान ले लें, आज भी उन्होंने कहा, पहले भी उन्होंने ये बात की कि ये तो बड़े लोगों की लड़ाई है, छोटों का इसमें क्या काम। आज भी उन्होंने इमरान खान को माइनस कर दिया। और नवाज शरीफ साहब के जी हमारी लड़ाई तो इमरान खान से है ही नहीं। भला वो कुछ कहें, वो अपोजिशन है जी। इमरान खान बात नहीं करना चाहता और मैंने मुतालबा कर दिया कि सदर पाकिस्तान काजी साहब वाले रेफरेंस के बाद मुस्तफी हो जाए। तो क्राइसिस गहरा हो रहा है, क्राइसिस गहरा हो रहा है। आप मान जाए मेरी बात को, किसी न किसी ने इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए आगे आना होगा। हाँ, वो लोग हों जिनके बारे में मरियम कहती है कि इमरान नहीं है, असल में वो लोग हैं। क्या वो लोग हमें से नहीं है? क्या वो लोग चाहेंगे कि क्राइसिस गहरा हो जाए? क्या वो लोग चाहेंगे कि ये मुल्क जिसकी इकोनॉमी पहले बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है और तबाही की तरफ इकोनॉमी चली जाए? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो आप बात करते हैं ये घर बनाने की और जॉब देने की, अगर 365 पे इनको तकसीम कर लो तो पर डे कितनी जॉब देनी थी? असल में इमरान ने ये नहीं कहा था वो जॉब देंगे, और ना ही मेरा ख्याल उसने कहा था घर देंगे। उन्होंने गालिबन ये कहा था कि वो ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे, ऐसी पॉलिसियां इवॉल्व करेंगे जिसमें ये चीजें उनको मिल जाएं, लेकिन वो भी नजर नहीं आ रही है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। आईजी चेंज होते हैं, होम सेक्रेटरी चेंज होते हैं, चीफ सेक्रेटरी चेंज होते हैं, और हमारे सूबे का तो ये हाल है कि सुबह जो मुकामी अखबारात में पढ़ता हूँ तो मुझे तो समझ नहीं आती कि कल कौन ड्यूटी पर था और आज कौन ड्यूटी पर आ गया है। तो इन हालात में जितना भी पीडीएम को आप रोकना चाहेंगे, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, महंगाई है, इसका खुद हुकूमती लोग जिक्र करते हैं। वजीर आज़म अपनी ट्वीट्स में एतराफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि हम इस पे इक़दामात ले रहे हैं। ऑब्वियसली वो मलबा ज़ाहिर है पिछले लोगों पर डाल देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये मौजूद है और इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन मैं ब्रेक से वापस आकर किरमानी साहब आपसे यही जानना चाहूँगी कि कारकर्दगी हुकूमत की अपनी जगह, उस पर ऑब्वियसली अपोजिशन का काम है तनकीद करे, वो बिल्कुल आप करते रहें, लेकिन जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि क्राइसिस पैदा हो रहा है, तो कहीं ये क्राइसिस इस हद तक गहरा ना हो जाए कि उसमें ना हुकूमत के हाथ कुछ आए और ना ही ऑपोजिशन के हाथ कुछ आए। बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आसिफ किरमानी साहब, सवाल वही जो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इफ्तिखार साहब ये कहते हैं कि क्राइसिस हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद गहरा होता जा रहा है। सो इसमें खुदा न खास्ता ये ऐसे हालात ना बने कि जिसमें अवाम को और मुल्क को नुकसान हो। आप लोग निज़ाम की बात करते हैं, निज़ाम हुकूमत को भी ना कुछ दे सके और अपोजिशन को भी कुछ ना दे सके। इस वक्त डायलॉग का भी माहौल नहीं है, जैसे बात हुई कि ना वज़ीर आज़म ये चाहते हैं और ना ही मरियम बीबी के स्टेटमेंट से ऐसा कुछ लगता है। मैं इफ्तिखार साहब की जो एक बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं और एक ज़माने में ये बहुत एक्टिव रहे पॉलिटिक्स में भी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी, और बड़े अदवार इन्होंने देखे, मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। मैं मजीद एक कोई गुजारिश करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ, ये प्रेसिडेंट साहब के हवाले से कि जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से
कि वो ना सिर्फ, हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि ना अहल और नालायकों का टोला है, तो प्रेसिडेंट को और वो टीम जो लीगल टीम थी जिसने इनको इल एडवाइस किया, दे शुड इमीडिएटली स्टेप डाउन, इनको रिजाइन देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, इस वक्त पाकिस्तान में भी दो बड़े इश्यूज हैं। एक तो जो पोलराइजेशन हुकूमत ने कर दी है, एक तकसीम कर दिया है कौम को, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और इससे भी ज्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त बर्निंग इशू है वो है महंगाई। अब पोलराइजेशन जितनी बढ़ चुकी है, और मरियम बीबी ने तो अब कहा ना कि नहीं हम बात नहीं इनसे करेंगे, लेकिन ये भी रिकॉर्ड पे है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस अपना दस्ते ताउन बढ़ाया और कहा आइए पाकिस्तान के चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, ठीक है, एजेंडा जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और जिसको बड़ी हकारत से, बड़े तकब्बुर से प्राइम मिनिस्टर ने उनका हाथ झटक दिया। तो गुजारिश ये है कि ये शुरुआत तो ये हुकूमत का काम होता है। लेकिन किरमानी साहब, बात वो है कि चलिए अब इन हालात में आप लोग हुकूमत के खिलाफ जलसे कर लेंगे, बात कर लेंगे, पूरे मुल्क में जलसे कर लेंगे, बहुत बड़े बड़े जलसे कर लेंगे, लेकिन उससे किस तरीके से आप हुकूमत को घर भेजेंगे? ये तमाम मामलात जहां पार्लियामेंट के फोरम पर आप बात कर सकते थे, अगर आप हुकूमत को कहते हैं कि जी वो सीरियस नहीं लेते, तो इस वक्त ऑपोजिशन भी कितना सीरियस ले रही है। आप लोगों के खुद बयानात हैं कि जी अब हम पार्लियामान के फोरम पर हुकूमत से कोई ताउन नहीं करेंगे, ये जो रिफॉर्म्स हैं जो लानी है इदारों में, जो ये महंगाई का मसला है, असल फोरम तो वो नहीं बनता। अगर 1986 में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा जलसा, 2011 में इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा, उनका 126 दिन का धरना हुकूमत को घर नहीं भेज सका, वजीर आजम से इस्तीफा नहीं ले सका, तो आप लोग कैसे ये काम कर लेंगे? देखिए, ये हमारी एक तहरीक का आगाज है और इसमें जो एजेंडा है उसमें महंगाई जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जब ये तहरीक, जो मुझे डर है और मुझे नजर भी आ रहा है, इफ्तिखार साहब मेरे से इत्तफाक करेंगे, शायद कि ये अल्टीमेटली तहरीक जो है ये किसी के हाथ में नहीं रहनी, ये अवाम ने अपने हाथों में ले लेनी है। अवाम इतने महंगाई से तंग हैं और वो खुदा न खास्ता वो फिर जो जिस क्राइसिस की बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब, इशारा किया है, फिर कोई मालूम नहीं। मैं याद दहानी के लिए अर्ज कराना चाहूँ कि जब CNA की तहरीक चली थी तो तब भी भुट्टो साहब ने अपोजिशन से मुज़ाकरात भी, उनके डेडलॉक जब पैदा हो गया, हर लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर अवाम ने वो तहरीक अपने हाथों में ले ली। हर मस्जिद से, गली से, मोहल्ले से जुलूस निकलते थे और जब आपस में कोई पैचअप ना हुआ तो ज़ियाउल हक साहब तशरीफ ले आए और उन्होंने आके 10 साल फिर जो पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी ज़ियाउल हक साहब ने, वो सबके सामने है, आज हम भुगत रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए। लोग फाके से मर रहे हैं, बिजली, सुई, गैस के बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं, मतलब एक अजीब केओस और एनार्की की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। तो इसमें हुकूमत जो होती है वो एल्डरली का रोल होता है उसका, लेकिन वो तो बात करने को तैयार नहीं। एक सेकंड, वो तो मुंह पे हाथ फेर के इमरान खान साहब कहते हैं, चूंकि उनके हवास पर तो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ छाया हुआ है। काश इमरान खान साहब मुंह पे हाथ फेर के ये कहते हैं कि जनाब आज मैं मुंह पे हाथ फेर के कह रहा हूं कि मैं महंगाई का खात्मा कर दूंगा, फिर तो कोई बात थी। उनका एजेंडा है कि अपोजिशन को जिंदा दरगोर कर दो, इनको जेलों में डाल दो और अल्लाह खैर सलाह। लेकिन अब ये हालात ऐसे नहीं उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे। हुकूमत मिजरेबली फेल हो चुकी है, हालात आप कहते हैं उनकी मर्जी से नहीं चलेंगे, लेकिन सब ये चांसेस हैं जो किरमानी साहब कह रहे हैं कि अवाम अपने हाथ में तहरीक ले ले, या मेरा सवाल फिर वही है कि ये तहरीक, जलसे, क्या इनसे फिर अपोजिशन इस हद तक दबाव बढ़ा सकेगी हुकूमत पर कि जी महंगाई कम हो जाएगी? जिन इशूज़ का आप जिक्र कर रहे हैं, जो अवाम रिलेटेड मसाइल हैं, उनमें कोई अफाका अवाम को देखने को मिलेगा? क्या इन जलसों से हुकूमत घर चली जाएगी? क्या इन जलसों से वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे? सादिया, मेरा जवाब नफी में है, आपने जितने सवाल रेज किए, लेकिन सादिया एक बात हमें अब एहसास कर देनी चाहिए कि ये जो PDM की जमातें हैं, इनको लोगों ने 2 साल पहले क्यों नहीं हमायत दी? आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान जब आए और उनका अच्छी खासा एक प्रोटेस्ट था, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं दोस्तों ने उनका कोई साथ नहीं दिया। अब क्यों साथ देना? उसकी वजह कि अब लोगों की महंगाई जो है वो इनको एक सपोर्ट मिल गई है PDM को।
और जो आज महंगाई हुई है सादिया, पिछले 30 साल में ये क्राइसिस नहीं आया था जो हम 2020 में फेस कर रहे हैं। पिछले 30 साल के अंदर लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई और फतेह गुर्बत से लोग ऊपर गए। लेकिन अब मसला ये है कि ये अपोजिशन खराब हो गई है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हमने क्या करना है और हमें इस सारी सूरत हाल को कैसे हैंडल करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो चेयरमैन सेनेट हैं, जो अपना ये कौमी असेंबली के स्पीकर हैं, और एक बात मैं अभी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक इंतहाई मोतबर, मुदब्बर और इंतहाई संजीदा सहाफ़ी का ये दावा है कि 3 लोग शहबाज शरीफ को मिलने गए अभी जेल में, जब वो नैब की कस्टडी में थे, और पैगाम ये था डायलॉग अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा है। अब जी मैं किसी का आप नाम भी ले दिया, शुक्रिया आपका। आप देखें कि वो जो ऑफर है, वो उस ऑफर में एक खराबी ये है कि वो पार्टी को तोड़ने की ऑफर है। जो लोग पार्टी को तोड़ के मसाइल को हल करना चाहते हैं, उनको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि अब पार्टी का टूटना मुश्किल है। तो वो इसीलिए बात करना चाह रहे हैं ना शहबाज से, मुश्किल है, क्राइसिस बढ़ रहा है, उनको भी समझ आ रही है क्राइसिस बढ़ रहा है। तो मैं बतौर शहरी पाकिस्तान के और एक सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर पे मुतालबा ये करता हूँ कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ऑफ द असेंबली और पार्लियामेंट के वो मेंबर दोनों अतराफ के जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत के उतार चढ़ाव को देखा है, वो मिल बैठे और वो जो कोशिश की जा रही है एहसन इकबाल को भेज के या राना तनवीर को भेज के या उसको भेज के वो जो ख्वाजा आसिफ को भेज के जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में वो कंट्रीब्यूट करें। किधर भेज के सर? जी सादिया, क्या कहा आपने? कहाँ भेज के इफ्तिखार साहब? सादिया, ये जो लोग गए, इनको कहाँ भेजा जा रहा है? नहीं, इनको जिनको भेजा गया ना, कोई भेज रहा है ना, जो भेज रहे हैं उनके साथ ये बैठ के बात करें कि भाई पार्टी तो नहीं उनकी टूटेगी अब। ठीक है, और देखो चलें अब तो नैब के केसेस चलें, आप कह रहे हैं कि जी ये डायलॉग के लिए बात की जा रही है उनसे, अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। और सारे लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी जमातों को, इफ्तिखार साहब ने खैर कहा चेयरमैन सेनेट को, कौमी असम्बली के स्पीकर को भी ये एफर्ट करनी चाहिए कि डायलॉग शुरू हो और मिल बैठ के ये बात हो, ताकि जो क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है इससे हम निकल सकें। आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम ख़त्म हो गया है। इफ्तिखार साहब आपका और सेनेटर आसिफ किरमानी साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।